नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से पड़ी एसबीआई को फटकार। बोले राहुल गांधी, सिर के बल खड़ी हुई सरकार, अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि नागरिकता कानून लागू होने के बाद आरजेडी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। अब चुनाव में मुद्दा होगा सबसे अलग, बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 400 पार नहीं 400 पर हार, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले किस पार्टी को कहां से चंदा मिला, ये जनता को जानने का है पूरा हक। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि हार से डरी भाजपा ने खेला सीएए का दाव। सपा कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर यह बड़ा आरोप और इसी के साथ बोला हमला। और खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, किस बात से रूठे अनिल बैज, सारी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से पड़ी एसबीआई को फटकार। बोले राहुल गांधी, सिर के बल खड़ी हुई है सरकार और अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को दावा किया है कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। वहीं दोस्तों, एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार कर रही है। यही है भाजपा की मोदी सरकार, ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। वहीं दोस्तों, केरल के वायनाड से पार्टी सांसद ने ये बातें एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कही है और पोस्ट के जरिए कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल अब खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डाटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के एक्स हैंडल से आगे लिखा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस के पूर्व चीफ के तरफ से ये बातें ऐसे वक्त पर की गई हैं जब कुछ ही देर पहले भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था और सर्वोच्च अदालत में न सिर्फ एसबीआई की याचिका खारिज कर दी गई, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत से उसे फटकार के साथ कड़ी चेतावनी भी मिली। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई से पूछा कि 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए। आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान एसबीआई को 12 मार्च 2024 को कामकाजी घंटे खत्म होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चेताते हुए ये भी कहा है कि हम एसबीआई की याचिका खारिज कर रहे हैं और 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़े दे। चुनाव आयोग भी उसे 15 मार्च 2024 तक प्रकाशित कर दे। हम फिलहाल एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएए लागू होने के बाद आरजेडी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। अब चुनाव में मुद्दा होगा सबसे अलग, बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले देश में सीएए लागू किए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा। वहीं दोस्तों, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार देशवासियों को झूठे वादों और दावों में उलझा कर रखना चाहती है। पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी एवं देश में बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं में जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार हर दिन नए प्रपंच रचकर देश की जनता को ठगने में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों, शक्ति ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के शासन में जो भी वादे किए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मोदी सरकार ने हर फैसला अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है और मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि सिलेंडर से लेकर आलू और प्याज तक तथा खाद की कीमतें घटने की बजाय बढ़ती चली गई हैं। और अब चुनाव आने को है, इसीलिए मोदी ने और प्रपंच रचा है देश में सीएए लागू करने का और चुनावों को प्रभावित करने के लिए। मोदी का झूठ प्रलोभन अब काम नहीं आएगा।
वहीं दोस्तों इस बार का चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा और जीत मुद्दों की होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में देश की जनता अपना जनादेश मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देगी। ये बड़ा बयान लालू यादव का सामने आया। तो दोस्तों यहाँ पर CAA लागू होने के बाद आरजेडी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये बड़ा बयान आरजेडी का सामने आया है। तो दोस्तों नागरिकता कानून के लागू होने के बाद आरजेडी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार इनकी 400 पर हार। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले किस पार्टी को कहां से चंदा मिला ये जनता को जानने का है पूरा हक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चारों तरफ से चुनावी बॉन्ड या फिर यूं कहिए कि चंदे के धंधे के मामले में यहाँ पर मुसीबत बढ़ती जा रही है भाजपा की। और यहाँ पर अब अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन और चुनाव प्रचार की साझा रणनीति पर विचार किया गया। वहीं यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना गठबंधन तय किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना गठबंधन तय और अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, अपना अभियान शुरू किया। गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने की पहली खबर मिलेगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबसे बड़ा झूठ है और ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। इसीलिए एक तरफ लोग होंगे और दूसरी तरफ कुछ भाजपा कार्यकर्ता होंगे। भाजपा 400 पार नहीं कह रहे हैं बल्कि 400 पार उनकी हार होगी ये कह रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सपा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी खुशी जताई और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास संसाधन बहुत ज्यादा है जिससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। मुझे खुशी है कि इस बात की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सूची आ जाएगी, लेकिन क्या बीजेपी जनता को जानने देगी? बीजेपी की ताकत झूठ बोलना है। 2022 में हमने कम संसाधन में बीजेपी का मुकाबला किया जबकि बीजेपी के पास संसाधन बहुत है और इससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। वहीं यूपी MLC चुनाव के लिए नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हार से डरी भाजपा ने खेला CAA का दाव, सपा कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू होने पर सपा और कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की धार्मिक विद्वेष वाली राजनीति बताया है और नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा ने यह दाव चला है जिससे हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं को भड़काया जा सके। भाजपा ने इस बार भी चुनाव को धार्मिक रंग देने की कवायद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा है कि इंडिया अलायंस की चुनाव में जीत होने जा रही है और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक एकजुटता से घबराई भाजपा ने अब हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर दिया है, लेकिन इसका फायदा उसे नहीं होगा। सपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मुनींद्र शुक्ल ने कहा कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आदेश सुनाया तो लोगों का ध्यान भटकने के लिए शाम को CAA की घोषणा कर दी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से ध्यान भटकाने और हिंदू मुस्लिम विभाजन कर दोनों वर्गों के बीच भय पैदा करने की राजनीति पर भाजपा काम कर रही है। नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अमित पांडे का कहना है कि भारत वासुधैव कुटुंबकम की, अतिथि देवो भव की भावना वाला देश है और भाजपा ने हमेशा से ही उन पावन परंपराओं को ठेंगा दिखाया है। चुनाव में लाभ लेने के लिए CAA लागू किया गया है। बसपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार कप्तान ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व के अनुसार कदम उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में CM मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा और न जाने किस बात पर रूठ गया अनिल विज। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर समेत पूरी कैबिनेट ने CM आवास में मीटिंग के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार का गठन किया जाएगा और इस बीच मनोहर सरकार के मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि मनोहर लाल खट्टर 12 मार्च की शाम दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निर्वाचन आयुक्तों के चयन में अब कानूनी रोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में ADR की अर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका दाखिल की है और ADR के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। जस्टिस संजीव खन्ना की नियमों के
तहत कल सुबह के लिए याचिका का मेंशन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दोस्तों एडीआर ने कोर्ट से सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी की नियुक्ति करने से सरकार को रोकने की गुहार लगाई है और याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा 14 मार्च दोपहर 12 बजे पहली मीटिंग कर रही है और इस मीटिंग में ही निर्वाचन आयोग में 2 आयुक्तों के खाली पदों पर भर्ती के लिए नए आए नामों पर विचार विमर्श कर नियुक्ति के लिए नाम तय किए जाने हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद आम चुनाव की घोषणा भी इसी नियुक्ति के साथ अगले 2 दिनों में होनी है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा संविधान में निहित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साध दिया निशाना। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान संविधान को नए सिरे से लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए को 400 सीटों की जरूरत है। इस बयान को लेकर सियासी बवाल जारी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान को लेकर सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला किया और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा संविधान में निहित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल संविधान में संशोधन करके भारी जनादेश प्राप्त करना है। खड़गे ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा और दूसरी तरफ वो अपने लोग ये कहने की इजाजत देते हैं कि उन्हें संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। खड़गे ने कहा कि यह बयान किसी बाहरी तत्व ने नहीं बल्कि भाजपा सांसद ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान में निहित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अच्छी मानसिकता नहीं है। अगर आप संविधान बदलना चाहते हैं तो इससे देश में उथल पुथल मच जाएगी। वहीं दोस्तों खड़गे ने कहा कि इसीलिए पीएम मोदी एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात करते हैं क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी में कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं उसे निकाल दूंगा। अगर भाजपा में हिम्मत है तो उसे ऐसा करना चाहिए। अगर भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में विश्वास करती है तो उन्हें ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए और उन्हें टिकट भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार, सीएए पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने विशेष रूप से कल का दिन चुना है क्योंकि आज से रमजान शुरू हो गया है और उन्होंने कहा कि इस सीएए का सीधा संबंध एनआरसी से है। ये मत भूलिए, ये कानून एनआरसी से संबंधित है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगे, हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाज़त नहीं देंगे और इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। सीएम मंगलवार को यहां उत्तर 24 परगना के हावड़ा में सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। ममता ने कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में अशांति का खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात आपको स्पष्ट करनी है, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर सीधा हमला है। सीएए का नियम भी स्पष्ट है। एनआरसी के नाम पर उन्होंने 13 लाख बंगालियों को बाहर कर दिया है, उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी की दुकानें हैं या नहीं, और जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपको अवैध नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। पहले डीएम कार्ड जारी करते थे, अब ये काम बीजेपी के हाथ में चला गया है और एक वोट के लिए आप सब कुछ खो देंगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ममता बनर्जी का कहना था कि आप वोट डाल पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल में है। और वहीं उत्तर पूर्व के लोग, मुस्लिम और हिंदू रो रहे हैं क्योंकि 13 लाख बंगाली हिंदुओं को बाहर कर दिया गया है। आपने मतुआ समुदाय का आधार कार्ड क्यों मान्य किया था? उन्होंने आधार कार्ड ले लिया है और अब कहा जा रहा है कि तुम्हें जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मेरे पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिटेंशन कैंप नहीं खोलने दूंगी, इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। यहाँ पर
बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान में संशोधन वाले बयान पर घिरे बीजेपी सांसद। कांग्रेस ने पूछा क्या अनंत हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक बयान को लेकर मंगलवार को कहा कि क्या पीएम मोदी संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की खातिर हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रश्न पत्र लीक और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए। भारतीय जनता पार्टी सांसद हेगड़े ने गत रविवार को कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा में भाजपा को 2/3 बहुमत देने का आह्वान किया था ताकि देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। बीजेपी ने हेगड़े के बयान को उनका निजी विचार करार दिया है और रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना के लिए अहमदाबाद में है और वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा को लेकर अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या वो महात्मा गांधी के अहिंसा, सबको साथ लेकर चलने और समानता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। वही दोस्तों, उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ ली थी, क्या वो संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रमेश ने प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या 7 सालों में गुजरात में हुए 14 पेपर लीक मामलों के बारे में बोलने की हिम्मत दिखाएंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी युवा न्याय गारंटी के तहत एक व्यापक योजना पेपर लीक से मुक्ति की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव ने यह दावा भी किया विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में गुजरात का प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में खराब है। उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा छात्रों को बनाए रखने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन खराब है और वो सार्वजनिक शिक्षा पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों की तुलना में कम खर्च करता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत की तैयारियों के लिए की बैठक और बनाया ये बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को एक बैठक की। वहीं दोस्तों, न्यूज एजेंसी के मुताबिक एसकेएम ने वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। एसकेएम ने पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एसकेएम नेता दर्शन पाल ने कहा है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में महापंचायत में भाग लेने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा है कि महापंचायत शांतिपूर्ण होगी और उन्होंने कहा है कि एसकेएम की एक टीम रामलला मैदान में महापंचायत आयोजित करने की अनुमति के लिए प्रशासन और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ पाल ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान ट्रैक्टर रैलियों के बजाय बसों और ट्रेनों से दिल्ली आएंगे। वहीं एसकेएम नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव होने वाले हों या ना हो, हमें इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों पर चुनावी घोषणा पत्रों में अपनी मांगों को शामिल करने के लिए दबाव बनाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीएसपी, सपा और कांग्रेस के मिलने लगे सुर। यूपी में एकजुट हुआ विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी कर दिए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी नेता इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि लंबे वक्त के बाद बीजेपी के खिलाफ यूपी में विपक्षी दलों के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्या चले गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर पीएम केयर फंड का भी। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून का अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होता। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए।
इसीलिए कि चुनाव के समय लाकर चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा सके और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज किया जा सके। लेकिन देश के युवा, किसान, गरीब, आम आदमी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को हम लोग सत्ता से बाहर कर देंगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों और कानून अपने आप ठीक हो जाएंगी। और आपको बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं और केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।